नमस्कार साथियों। अब हम मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः मौर्यकालीन धर्म और मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अक्सर बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख राजा होता था, क्योंकि उसमें राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। चाणक्य ने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अपने सप्तांग सिद्धांत दिया था। इस सप्तांग सिद्धांत के अंदर चाणक्य ने राज्य के लिए क्या क्या जरूरी है उसके बारे में वर्णन बताया था। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र नाम से तो अर्थव्यवस्था के बारे में इंगित लगता है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर राजनीतिक विज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। चाणक्य ने अपनी इस पुस्तक में राजा की सहायता के लिए 18 मंत्रियों के बारे में वर्णन किया गया था। इन मंत्रियों को उन्होंने तीर्थ नाम से संबोधित किया था। इसके अलावा चाणक्य अपनी पुस्तक में 26 अधिकारियों के बारे में भी वर्णन किया गया था। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 3-4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्री शब्द कहा था, जो वर्तमान के कैबिनेट मंत्री से संबंधित लगता है। इन 3-4 मंत्रियों में अर्थात इस कैबिनेट मंत्री मुख्यतः पुरोहित, युवराज और सेनानी होते थे। पुरोहित, युवराज व सेनानी होते थे। और इसके अलावा अन्य प्रमुख तीर्थ अर्थात जो 18 प्रमुख मंत्री थे उनमें प्रमुख थे समाहर्ता। समाहर्ता का कार्य वित्त मंत्री के समान अर्थात राजस्व अधिकारी के रूप में माना जाता है। इसके अलावा शनिदाता एक प्रकार का कोषाध्यक्ष होता था, अर्थात प्राचीन काल में कोष का जो प्रमुख होता था उसे शनिदाता कहा जाता है। इसके अलावा कर्मांतिक अर्थात उद्योग मंत्री को, कल कारखानों के प्रमुख को कर्मांतिक कहा जाता था। इसके अलावा अंतर्वार्षिक अर्थात अंगरक्षक सेना के प्रमुख को अंतर्वार्षिक कहा जाता था। इसके अलावा आठविक अर्थात वन मंत्री अर्थात वन विभाग के प्रमुख को आठविक कहा जाता था। इसके व्यवहारिक जो राजमहल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं उसकी पूर्ति करता था, उसके व्यवहारिक कहते थे। और इसके अलावा प्रशासता जो पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में इन 18 तीर्थों के नियंत्रण में 26 विभाग थे, जिनके प्रमुख को उन्होंने विभाग अध्यक्ष या अध्यक्ष नाम से संबोधित किया था। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में 18 तीर्थों के अतिरिक्त 26 अध्यक्षों का वर्णन किया गया है, जिनमें प्रमुख निम्न थे। पाणिया अध्यक्ष, इनका मुख्य कार्य वाणिज्य से संबंधित था। सूत्व अध्यक्ष, यह बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। गणिका अध्यक्ष, जो वेश्यों के निरीक्षण से संबंधित कार्य की देखरेख करता था। इसके अलावा सीता अध्यक्ष, यह राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष था। अकारा अध्यक्ष, जो ख्यातों का अध्यक्ष था। लक्षणा अध्यक्ष, जो छापेखाने का अध्यक्ष था। इन अध्यक्षों को 100 पूर्णवार्षिक वेतन दिया जाता था। मौर्यकालीन साम्राज्य को या मुख्यतः अशोककालीन साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, प्राची और अवंती। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, प्राची और अवंतीगढ़। उत्तरापथ में उसने
पश्चिम उत्तर प्रदेश सम्मिलित करके उसकी राजधानी तक्षशिला बनाई थी। अवंती रट की राजधानी उन्होंने उज्जैनी बनाई थी। कलिंग की राजधानी उन्होंने तोसली बनाई थी और प्राची की राजधानी उन्होंने पाटलिपुत्र बनाई थी। इन प्रांतों में राज्यपाल प्राय राजकुल से संबंधित व्यक्ति ही होता था। अशोकसम उत्तरापट का राज्यपाल रहता, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी इन राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था, अर्थात 1,000 रुपये पण प्रत्येक माह वेतन मिलता था। अशोक ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था और उस प्रांतों को उन्होंने जिलों और नगरों में बांटा था। प्रतिष्ठा मंडल का प्रमुख अधिकारी होता था, अर्थात जिले का प्रमुख अधिकारी प्रतिष्ठा जो जिला कलेक्टर के समकक्ष होता था। मंडल का विभाजन उसके बाद में उन्होंने जिलों में किया गया था। इन जिलों को उन्होंने आहार या विषय कहा था। जिले के नीचे उन्होंने स्थानीय होता था, जिसमें 800 ग्राम होते थे। स्थानीय के अंतर्गत 2 द्रोणमुख होते थे, प्रत्येक द्रोणमुख में 400 ग्राम होते थे। द्रोणमुख के नीचे खारोटिका अथवा खारोटिक होते थे और खारोटिक में 20 संग्रह होते थे तथा प्रत्येक खारोटिक में 200 ग्राम तथा प्रत्येक संग्रह में 10 ग्राम थे। संग्रहण का प्रशासन या प्रधान अधिकारी गोप होता था। मैगस ने जिले के अधिकारियों को एग्रोनॉमी अर्थात कलेक्टर कहता था। नगर प्रधान जो नगर का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था उसको उन्होंने नागरिक शब्द से संबोधित किया था। क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर बिक्री के मूल्य के बर्दाश्त भाग चलता था। अशोक के काल में अर्थात मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप नामक कर्मचारी करते थे। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप अर्थात वर्तमान के ग्राम सेवक के समकक्ष अधिकारी होता था, जिसे गोप कहते थे। मौर्यकालीन न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार होते थे, एक धर्म स्थानीय और दूसरा कंटक शोधन। इन न्यायालयों का अंतर बहुत स्पष्ट नहीं था, फिर भी हम उन्हें सामान्यतः दीवानी और फौजदारी न्यायालयों में बांट सकते हैं। इन दोनों में 3-3 न्यायाधीश क्रम से बैठकर न्याय करते थे। विदेशियों के मामले की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतों का गठन मौर्य काल में किया गया था। कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंड का भी वर्णन किया था। पूर्व साक्ष्य दंड ये 48 से लेकर 96 पण तक का होता था। मध्यम सांस दंड 200 से 500 पण का होता था और उत्तम सांस दंड 500 से 1000 पण का होता था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया था, जिसे महामात्यम स्पर्म कहा गया था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, एक तो संस्था और एक संचार। संस्था जो एक ही स्थान पर रह करके गुप्त सूचनाएं एकत्रित करता है और दूसरा संचारा जो प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करते हुए पुरुषों के अतिरिक्त चतुर महिलाओं को भी गुप्तचर व्यवस्था में लगाया गया था। अर्थशास्त्र में इस पुलिस को राक्षिन कहा गया था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह सिद्धांत उपज का 1/6 हिस्सा होता था। भूमिगर को भाग कहा जाता था। राज्य की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। तो भूमिकर को भाग और राज्य की प्राप्त आय को सीता शब्द से संबोधित किया गया।
अर्थशास्त्र में भाग के साथ दो बलि तथा कर का वर्णन भी मिलता है, जो मुख्यतः धार्मिक देय था, जबकि कर सामाजिक देय था, जो समय समय पर जनता से वसूला जाता था। रोमीन देय के लेख में बलि का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। अशोक ने प्रशासन चलाने में कई प्रशासनिक सुधार भी किए थे। जैसे अशोक के लेखों में पुरोहितों का वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में पता चलता है कि अशोक का प्रधानमंत्री अग्रमात्य राजा गुप्त थे। राज्यपाल को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता है। दिव्यावदान से पता चलता है कि अशोक का पुत्र कुणाल तक्षशिला का राज्यपाल था और स्वयं अशोक भी अवंती और तक्षशिला का राज्यपाल रहा था। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से भी पता चलता है कि यवन जातीय तुषास्त्र काठियावाड़ प्रांत में अशोक का राज्यपाल था। अशोक कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे, जो राजस्व वसूल करते तथा उसका लेखा जोखा रखते और सम्राट संपत्ति का भी प्रबंधन करता था। ये अर्थ शास्त्र में भी युक्त नामक पद का उल्लेख मिलते हैं। वहाँ युक्त नामक पद का उल्लेख लेखाकार के रूप में मिलता है। रज्जुक आज के बंदोबस्त अधिकारी के समकक्ष थे। यह अशोक ने अपने चौथे स्तंभ के रज्जुकों के बारे में वर्णन किया गया, पर बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। रज्जुक आधुनिक डीम के समान होता था। प्रादेशिक या मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। उसका कार्य आज के संभागीय अधिकारी आयुक्त जैसा होता था। उसे न्याय का कार्य भी करना पड़ता था। सूत्राध्यक्ष या महिलाओं के नैतिक आचरण की देख रेख करने वाला अधिकारी होता था। लगता है कि इसका एक कार्य सम्राट के अंतःपुर तथा महिलाओं के बीच में धर्म प्रचार करना भी था। वज्रभूमि या गोचर की भूमि में बसने वालों गोपों की देख रेख करने वाला अधिकारी था। ब्रज पशुशाला मैगस ने भारतीय समाज में 7 वर्णन मिलता है। ये 7 वर्णन प्रमुख थे। दार्शनिक, कर्षक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री थे। इस प्रकार आज की क्लास में हमने अशोक के कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मुख्यतः मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। अब हम आगे की क्लास में मौर्यकालीन कला के बारे में वर्णन करेंगे। जय हिंद।